मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार, यथोचित अभिवादन। रात के 9:30 बज चुके हैं और मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी हाजिर हूं दिन भर की खबरें और उनका विश्लेषण यानी दृष्टिकोण लेकर। और आज की खबरें शुरू करें, उसमें सबसे पहले जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने 20 वर्ष पूरे कर लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर। 7 अक्टूबर 2001 पहली बार वो मुख्यमंत्री के कार्यालय में आए और उसके बाद फिर लगातार 2002, 2007, 2012 और फिर देश के प्रधानमंत्री की दौड़ में वो आए 13 में, जब उनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना दिया, प्रत्याशी बना दिया। और उसके बाद फिर दोबारा वो 2019 में भी चुनकर आए। ढेर सारे बड़े फैसले, या कहें कि पूरी तरह से भारत की राजनीति, अर्थनीति, सामरिक नीति, विदेश नीति, इन सब को पूरी तरह से बदल दिया। कृषि नीति, आर्थिक नीति, इन सब को पूरी तरह से बदल दिया। और बहुत ही, जिसको कहते हैं ना कि बार बार जिसको कहा जाता है कि डिसरप्टर्स, वो पूरी तरह से एक कहें कि नया अध्याय। और जो मई 2014 भारत की राजनीति में जो कहीं भी एक शुरुआत होती है नई चीजों की, उसकी उस तारीख के तौर पर जाना जाएगा। ईश्वर नरेंद्र मोदी को दीर्घायु बनाए, ताकत दे उनको कि वो देश के लिए बेहतर फैसले बिना किसी हिचक के, बिना किसी कमजोरी के लेने में सक्षम रहें। और अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं और नरेंद्र मोदी के एक तरह से कहे कि लेफ्टिनेंट कह लीजिए, कमांडर कह लीजिए, विश्वस्त कह लीजिए, तो मुझे लगा कि बहुत से लोगों ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन जो उन्होंने कहा वो बात मैं आपको बोलता हूं आज बुलेटिन की शुरुआत इसको करते हुए। अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने आज 20 वर्ष पूरे कर लिए सीएम और पीएम के तौर पर। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे तो केंद्र में एक गठजोड़ वाली सरकार थी और तब से एक पार्टी की सरकार सत्ता में नहीं आई थी। उसके जो कहें कि उसकी वजह से, जो कोलिशन गवर्नमेंट थी और ये सारी चीजें, उसकी वजह से करप्शन, कंप्रोमाइज विद सिक्योरिटी यानी सुरक्षा के साथ समझौता, भ्रष्टाचार, स्पाइनलेस फॉरेन पॉलिसी यानी रीढ़ विहीन विदेश नीति और आर्थिक नीति, इस सब का क्या वजह थी ये सब करने की? जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स, वो जिसको कहते हैं ना कि उसकी वजह से जो गरीब को सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स की तरह से इस्तेमाल करती थी, वो किया। और उस सब वजह से जो लोकतंत्र में लोगों का भरोसा था वो कमजोर हुआ था। और अब प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी उसको बेहतर कर रहे हैं। लोकतंत्र की जब बात होती है तो लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शनों का बड़ा मतलब होता है और बहुत जरूरी है कि सरकार के किसी भी फैसले से अगर जनता नाखुश है, विपक्ष नाखुश है, नेता नाखुश है, सामाजिक कार्यकर्ता नाखुश है, तो वो उसके खिलाफ प्रदर्शन करें। लेकिन वो प्रदर्शन कैसा होगा, उसकी सीमा आज सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी के जरिए तय की है। शाहीन बाग के जरिए आज सर्वोच्च न्यायालय ने, हालांकि ये टिप्पणी देर से आई हुई लगती है, जैसे न्यायालय में ढेर सारे निर्णय वो बहुत देरी से होते हैं, फैसले, मुकदमे लंबित हैं, ऐसे ही ये फैसला भी देर से आया। लेकिन आज सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जो शाहीन बाग में हुआ वो लोकतांत्रिक प्रदर्शन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दूसरों के कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सनल राइट्स को वो नहीं उनका सम्मान कर रहा था। और ये भी कहा सर्वोच्च न्यायालय ने कि आप जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस समय के तौर तरीकों से आप आज की सरकार, अपने देश की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन नहीं करना चाहिए आपको। ये बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है, हालांकि बहुत देर से आई। टाइम मैगजीन ने वो शाहीन बाग की दादी को दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों में कर दिया और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उस आंदोलन की बुनियाद ही गलत बता दी।
जो लोगों का, 3 राज्यों के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया था। तो बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है, देर से आई है लेकिन आगे भी इसे सहेज कर रखा जा सकता है। दूसरा शाहीन बाग न हो, उसमें इस टिप्पणी का उपयोग होना चाहिए। अब बात बिहार चुनाव की। बिहार में प्रत्याशियों का ऐलान हो गया है। जनता दल यूनाइटेड ने तो अपने 115 प्रत्याशी पूरे घोषित कर दिए हैं। 7 सीटें वो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर यानी जीतन राम मांझी की पार्टी को देगी, और वीआईपी पार्टी जो विकासशील इंसान पार्टी है, हम वीआईपी पार्टी, वो मुकेश सहनी वो भी आ गए, यानी हम के जीतन राम मांझी और वीआईपी के मुकेश सहनी दोनों एनडीए का हिस्सा हैं। मुकेश सहनी को अपने कोटे से भारतीय जनता पार्टी सीट देगी। अब लिस्ट आ रही है, लगातार सूची आ रही है। इसके बीच में चिराग पासवान की पार्टी में अलग हलचल है। क्या हलचल है? कल बिहार भाजपा के दिनारा से जो पिछली बार प्रत्याशी रहे, हारे थे, राजेंद्र सिंह, वो चिराग पासवान की पार्टी में गए। आज 2 और नेता, रामेश्वर चौरसिया उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी भी रहे थे एक समय, इतने महत्वपूर्ण नेता थे, वो भी आज उन्होंने ज्वाइन कर लिया लोक जनशक्ति पार्टी। और एक और नेता है डॉक्टर उषा विद्यार्थी, उन्होंने भी चिराग पासवान के सामने वो पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो कुल मिला के ये है कि चिराग पासवान की पार्टी को प्रत्याशी, कई प्रत्याशी ऐसे मिलेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। हालांकि बहुत स्पष्ट तौर पर देवेंद्र फडणवीस जो बिहार के प्रभारी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, और संजय जायसवाल, भूपेंद्र यादव, ये सब कह चुके हैं कि जो भी भाजपा से अलग जा रहा है वो पूरी तरह से पार्टी से बाहर। लेकिन ये तो बाकायदा पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो इनको कौन रोक सकता है? झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसको यहां लालू जी ने नहीं दिया हिस्सा, तो अब वो 7 सीटों पर अकेले लड़ेगी। 7 सीटें वो तय करेगी। तो निश्चित तौर पर वो ऐसी सीटें होंगी जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा का कुछ मत बनेगा, और वहां भी कुछ जिसको कहे कि चतुष्कोणीय से पंचकोणीय मुकाबला उस सीट पर होगा। जाहिर है झारखंड मुक्ति मोर्चा जहां भी लड़ेगी वो लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के गठजोड़ को ही नुकसान पहुंचाएगी, लेफ्ट पार्टियों के गठजोड़ को। आज राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री को और कहा है कि आप जो राष्ट्रीय जनता दल के सचिव, पूर्व सचिव जो शक्ति मलिक, जो दलित नेता थे, उनकी जो हत्या हुई है उसकी सीबीआई जांच कराएं। और उन्होंने बड़ी, जिसको कहते हैं कि दार्शनिक भाषा में वो चिट्ठी लिखी हुई है, लक्षणा व्यंजना के साथ। उन्होंने कहा कि आपकी यही नीति रही है, आपका जो मीडिया मैनेजमेंट है, अब मेरे ऊपर आरोप लगा है, आप मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, क्वेश्चनिंग करा सकते हैं नामांकन के बाद, लेकिन बेहतर होगा कि आप सीबीआई से इसकी जांच करें। जो शक्ति मलिक की पत्नी ने एफआईआर कराई है उसमें तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अनिल साधु, कालो पासवान, सुनीता देवी और मनोज पासवान, ये सब नामजद हैं। आज टिकट बंटवारा जब हो जाता है, जब टिकट मिलने लगता है, तो फिर जो प्रत्याशी रहते हैं, उम्मीदवार रहते हैं, वो गुस्सा भी उनका दिखने लगता है। हर पार्टी में होता है, ये कोई बहुत नई बात नहीं। आज जनता दल यूनाइटेड के कई जो विधायक हैं जिनको दोबारा टिकट मिला है, उनके खिलाफ प्रदर्शन कार्यकर्ताओं ने किया। दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, कोई ऐसा नेता होगा जो बहुत बड़ा नेता होगा किसी विधानसभा का, तो उस विधानसभा पर फर्क जरूर डालता है। दिल्ली से एक बड़ी खराब खबर है और ये मैं कई बार इसकी चर्चा कर चुका हूं। हिंदू राव अस्पताल के डॉक्टर और जो वहां के कर्मचारी हैं, उनको सैलरी नहीं मिल रही है। अभी सैलरी दे दी गई थी, लेकिन उसके बाद तनख्वाह अभी भी उनकी बची हुई है। और वो कह रहे हैं कि 4 महीने हो गए हैं, कब तक हम ऐसे नौकरी करते रहेंगे बिना तनख्वाह के, हम असहाय हैं। मुझे लगता है कि नगर निगम को, दिल्ली सरकार को और केंद्र सरकार को, तीनों को तुरंत प्रभाव से हम कोरोना वॉरियर कहते रहें, और इस चाइनीज वायरस से इस जो मतलब अनदेखी लड़ाई है ये, उसमें अगर हिंदू राव अस्पताल के डॉक्टरों को तनख्वाह नहीं मिल पा रही तो ये बेहद शर्मनाक है। उत्तर प्रदेश, हाथरस में बहुत साजिशें आ रही हैं। पीएफआई की साजिश है, कांग्रेस की साजिश है, बहुत सी साजिशें आ रही हैं। तो जो पीएफआई के 4 लोग पकड़े गए थे, उन चारों लोगों को, ये 5 अक्टूबर को पकड़े गए थे मथुरा से, इन सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
और जो एसआईटी की रिपोर्ट आ जानी चाहिए थी, जो सप्ताह भर में कहा था, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कहा था कि 1 सप्ताह में एसआईटी रिपोर्ट दे देगी, इसीलिए 2 दिनों तक गांव में जाने नहीं दिया गया। पत्रकारों को कहा गया कि यही वजह है। हालांकि ये न समझ में आने वाली बात है कि पत्रकारों के जाने से एसआईटी की जांच कैसे प्रभावित होती, लेकिन ये किया गया। और अब अवनीश अवस्थी जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं गृह, उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के आदेश पर 10 दिनों का अवसर और दे दिया गया है। वो अब 10 दिन बाद उसको करेंगे। और निश्चित तौर पर राजनीति तो खूब हो ही रही है हाथरस के मामले में। पता नहीं हाथरस की बेटी को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन किस किस तरह से लोगों ने दूसरों की जान खतरे में डाली, जोखिम में डाली। जो आम आदमी पार्टी के दिल्ली से विधायक है कुलदीप कुमार, इन्होंने 29 सितंबर को कहा कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूं, चाइनीज वायरस से संक्रमित हूं, और 4 अक्टूबर को ये चले गए हाथरस। उसी आधार पर वहां के जो पुलिस है उन्होंने ये मामला दर्ज कर लिया है। और जो एसएसपी ने, हाथरस के एसपी ने जो मामला दर्ज किया है वो एपिडेमिक एक्ट, यानी जो महामारी के समय का कानून है उसके तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। और कड़ाई से कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसे मामलों में तो कतई छूट नहीं मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में बत्ती गुल है। मैंने एक लेख आज लिखा मनी कंट्रोल के लिए और उसको मैंने आप लोगों को भेजा भी था, और वो बहुत सी चीजों को उजागर करता है। और आज भी देखिए, अभी मैं देख रहा था, सुरेश खन्ना का बयान आया है, वित्त मंत्री हैं, और इन्होंने कहा है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को अभी प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा, निजीकरण नहीं किया जाएगा। हालांकि मुझे लगता है कि निजीकरण नहीं करना सोल्यूशन नहीं है। उत्तर प्रदेश में बिजली बहुत महंगी है, और मुझे लगता है कि बिजली अगर सही रेट पर मिले और सही रेट पर नियमित मिले तो प्राइवेट दे या सरकारी दे, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा आता है। जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं उनके घर में मुफ्त में बिजली जलती है, उसकी कोई सीमा नहीं है। अच्छा होगा कि प्राइवेट को दे दिया जाए। लेकिन सोचिए कि ये बयान ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की तरफ से नहीं आया है, ये बयान सुरेश खन्ना दे रहे हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि सरकार उत्तर प्रदेश में कैसे काम कर रही है। राजस्थान, मैं कई बार कहता हूं, फिर से दोहरा रहा हूं कि दुष्कर्म, दुराचार, महिलाओं से बर्बरता, अत्याचार, ये मामला देश भर में बहुत बड़ी मुश्किल है, बड़ी समस्या है। इसका समाधान कब होगा? जब हम उस समस्या की तरफ बात करेंगे। लेकिन जब हम राजनीति करते हैं, हमें जो नेता, हमें जो पार्टी पसंद है, हमें जो विचार पसंद है, उसके राज्य में हो तो हम कहते हैं कि नहीं नहीं यहां मत देखो, दूसरे राज्य में हो तो वो राष्ट्रीय आपदा है। हमारे राज्य में हो गई तो हम उसको छोटा बता रहे हैं, दूसरे राज्य में है तो उसको बड़ा बता रहे हैं। इस तरह की शर्मनाक तुलना हमने देखी थी। अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने की थी, छत्तीसगढ़ के जो मंत्री हैं कांग्रेस के उन्होंने की थी। दोनों जगह पर ऐसे मामले आए बच्चियों के साथ दुष्कर्म के, दुराचार के। राजस्थान में एक और 15 वर्ष की बच्ची के साथ रेप, दुष्कर्म का, दुराचार का मामला सामने आया है। और कमाल की बात यह है कि मतलब क्या कहें, उसमें पुलिस ने भी, अभी भी उसका इलाज चल रहा है और मामला दर्ज हो गया है। लेकिन मतलब मुझे कई बार लगता है ना कि जब इस तरह की खबरें आती हैं तो शायद हम उस संवेदना के साथ बात नहीं करते। हम लोगों के सोचने का तरीका बड़ा अलग है, बहुत विचित्र है, और इसीलिए इतनी घटनाएं होती रहती हैं। उनमें से किसी एक निर्भया, एक हाथरस की बेटी पर हम इतना उद्वेलित हो जाते हैं। और हाथरस से जो खबरें आ रही हैं, वहां फोरेंसिक रिपोर्ट कह रही कि दुष्कर्म नहीं हुआ, और भी दूसरी खबरें आ रही हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि इस पर टिप्पणी करके कोई वीर बहादुर मुझे नहीं बनना है, पहले भी मैंने कहा था। लेकिन उसकी जान तो गई है, उसकी जान किसने ली, जिसने भी ली हो, उसको दोषी को सजा मिलनी चाहिए। उत्तराखंड में जो स्टेट विजिलेंस कमीशन है, राज्य सतर्कता आयोग, उन्होंने पूर्व जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उत्तराखंड जल निगम के, भजन सिंह, इनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला था और अब उन पर इंक्वायरी होगी। इसके लिए इजाजत दे दी है, प्रस्ताव, इजाजत क्या दी है, सतर्कता आयोग ने पकड़ा है, उन्हें ये कहा है। अब बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा, आपको याद होंगे, गृह मंत्री, और जो मास्क हटा दिए थे और वो अब मास्क बांट रहे हैं। भोपाल में आज उन्होंने मास्क बांटा और उन्होंने कहा कि हम लोगों को समझना पड़ेगा कि जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक यही मास्क है जो हमारी सुरक्षा करेगा,
हमारा इलाज करेगा, हमें इस चाइनीज वायरस से बचाएगा, ये उन्होंने कहा। और बड़ा अच्छा है कि उनको ये समझ आ गई, उनको भी इसके लक्षण दिखे थे। और उन्होंने जब ये कहा था कि सांस की तकलीफ होती है, ये होती है, मुझे दिक्कत होती है, तो वो सारे तर्क, अच्छा है कि अब वो कुतर्कों को उन्होंने हटा दिया, वो समझ उनको आ गई, ये बहुत जरूरी है, अच्छा है। मध्य प्रदेश में एक वहां के जो सीआरपीएफ के सैनिक धीरेन्द्र त्रिपाठी सतना के, उनका वो वीर गति को प्राप्त हुए और उनको वहां की पंपोर में, जम्मू कश्मीर के पंपोर में 5 अक्टूबर को आतंकवादी हमले में इनकी जान गई। और अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। मुझे लगता है कि ये अच्छा हो कि देश के लिए जो भी जान गंवाते हैं, अपने प्राण न्यौछावर करते हैं, उनकी आर्थिक सुरक्षा, उनके परिवार की आर्थिक सुरक्षा जो है वो की जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि वो समय से सहायता राशि पहुंचे। कई बार हम सुनते हैं कि इस तरह के ऐलान होते हैं और वो समय से सहायता राशि नहीं पहुंच पाती है। वो सिर्फ शहीदों के मामले में नहीं, कई और मामलों में भी ये देखा गया है। लेकिन अच्छा है कि शिवराज सिंह चौहान ऐसे मामलों में तुरंत, जो जनता के बीच वो लोकप्रिय हैं, उसकी वजह समझ में आती है। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति रेल रोको आंदोलन अपना चला रही है। लगातार वो पटरियों पर आंदोलन कर रहे हैं, 14 दिन हो गए उनको। और अब जो किसान मजदूर संघर्ष समिति के सचिव हैं सरवन सिंह पंढेर, उन्होंने बताया है कि जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं यानी नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने चिट्ठी भेजी है कल और कहा है कि आइए हमसे बात कीजिए। 8 अक्टूबर के लिए बुलाया है उनको, लेकिन उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे, किसी भी बैठक में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि सरकार सीरियस नहीं, गंभीर नहीं। इसका मतलब यह है कि सरवन सिंह सिर्फ भावनात्मक बातें कर रहे हैं। आप बातचीत नहीं करेंगे तो कैसे समझ में आएगा कि सीरियस नहीं। आपको जो भी उसमें कमी दिखती है, उन मुद्दों पर जाकर बात कीजिए। और सरकार हो या कोई भी हो, 2 देशों के बीच बहुत हालात बिगड़ते हैं तो भी बात करनी पड़ती है। और मुझे लगता है कि आप लोग धरना, प्रदर्शन, आंदोलन भी इसीलिए कर रहे हैं कि सरकार वो आवाज सुने। और अगर केंद्रीय कृषि मंत्री आपको बुला रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको जाना चाहिए। हरियाणा में एक खबर आ रही है और इसमें क्या कुछ हुआ है, क्या और गड़बड़ियां हैं, किस वजह से हुआ, ये आगे पता चलेगा। लेकिन बबीता फोगाट जो पहलवान, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। डेप्यूटी डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, ये हरियाणा के जो कहें कि खेल और युवा मामलों के विभाग से इस्तीफा दे दिया है। और लिखा जो है उसमें, जो अक्सर लिखा जाता है, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेज, यानी कुछ तो गड़बड़ है, कुछ नाराजगी हुई होगी सरकार से या कुछ और वहां के कर्मचारियों से, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। और अब बात महाराष्ट्र की, उस मामले की जो लंबे समय से चला आ रहा है, सुशांत सिंह राजपूत मामले में। जो वकील हैं सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के, विकास सिंह, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे, उन्होंने कहा है कि नए सिरे से सीबीआई इसकी नई फॉरेंसिक टीम बनाए और इसकी जांच की जाए, ये उन्होंने कहा है। और उन्होंने जो लिखा है चिट्ठी में कि मैटर नीड्स टू बी रेफर्ड टू अनदर फॉरेंसिक टीम टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सीबीआई। इन्होंने कहा है कि ये अभी तक जो बात आ रही है एम्स की रिपोर्ट की, वो गलत है और वो ठीक नहीं है। हालांकि जो रिया चक्रवर्ती को आज जमानत मिल गई 1 लाख के निजी मुचलके पर, और अदालत ने कहा है कि रिया का ड्रग पेडलर से, यानी नशीली दवाओं का कारोबार करने वालों के गिरोह से कोई सीधा संबंध नहीं। हालांकि कहा गया है कि ये हर 10 दिन में पुलिस स्टेशन पर अपनी हाजिरी लगाएंगी, अपना पासपोर्ट जमा करा देंगी और बिना अदालत की इजाजत के विदेश नहीं जा सकती हैं। और अगर ग्रेटर मुंबई के बाहर भी कहीं जाती हैं, यानी जो मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, ये पूरा इलाका है, उसके बाहर भी जाती हैं, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बताना पड़ेगा। तो अच्छा है कि इस मामले में भी कुछ हम पहुंचे नतीजे पर। और जो रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती को जमानत नहीं दी गई है, यानी इसका मतलब जो नशीली दवाओं के कारोबारियों से जो जुड़ाव है, उसमें शौविक चक्रवर्ती अभी तक बेदाग नहीं निकल पाए।
महाराष्ट्र से एक और बड़ी खूबसूरत खबर है। ये खबर मैंने देखा तो मैंने कहा आपको बताना चाहिए। अजंता एलोरा है औरंगाबाद में। औरंगाबाद में जिला परिषद का विद्यालय है, यानी सरकारी विद्यालय है। केंद्रीय विद्यालय नहीं है, जवाहर विद्यालय नहीं है, नवोदय विद्यालय नहीं है, जिला परिषद का विद्यालय है। और वहां बच्चे जापानी सीख रहे हैं। क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि जापान से आने वाले जो पर्यटक होते हैं, अजंता एलोरा घूमने आते हैं, तो उनके गाइड के तौर पर उनको काम मिल जाता है। मुझे लगता है ये समझ विकसित करना हर शहर में, हर राज्य में, हर जिले में वहां की स्थानीय जरूरत के लिहाज से आपको भाषा ज्ञान लेना चाहिए, वही बच्चे के काम आता है। बहुत अच्छी खबर है, बड़ी खूबसूरत खबर है। और अब बात केरल की। केरल में जो सोने की तस्करी का मामला है, इसमें आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी चार्जशीट दाखिल की है विशेष अदालत में। और इसमें कहा गया है, जो एम शिवशंकर हैं, एक्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू केरला सीएम, उनको कहा गया है कि इस पूरे मामले में वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनको उनकी अभी गंभीरता से जांच की जरूरत है। और उसके बाद उसमें लिखा हुआ है कि ये शब्द जो है कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिले हैं उसके साथ आमने सामने बिठाकर उनसे पूछताछ की जाने की जरूरत है। यानी जो अदालत ने कहा था कि अगर आप नहीं बताएंगे तो हम सबको जमानत देते चले जाएंगे, तो ईडी ने अपनी जो कहे कि चार्जशीट थी वो दाखिल कर दी है। अब उसमें कितने तर्क तथ्य सही हैं वो आगे समझ में आएगा। लेकिन इस सोने की तस्करी के मामले ने केरल सरकार पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, बड़ा धब्बा लगा दिया है। तमिलनाडु में एडापड्डी के पलनीस्वामी मुख्यमंत्री जो हैं, ये 2021 के विधानसभा चुनाव में फिर से एआईएडीएमके की तरफ से मुख्यमंत्री होंगे। एआईएडीएमके की जो सुप्रीमो थी जयललिता जी, उनके ये दोनों जो है एडापड्डी के पलनीस्वामी और ओ पनीरसेल्वम, तो ओ पनीरसेल्वम जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसका ऐलान किया। और जयललिता की जो सहेली थी, मित्र थी, एक समय में उन्होंने राजनीतिक कोशिश भी की थी। 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियां उनकी जब्त हुई हैं। कितना भ्रष्टाचार हुआ होगा, आप सोचिए कितना भ्रष्टाचार हुआ होगा। फिर भी हम नेताओं के भ्रष्टाचार को ऐसे इग्नोर करते जाते हैं, आंख मूंद लेते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि वो कितने अपराध, कितने भ्रष्टाचार, कितने कहे कि जनता को पीड़ा देने वाले मामलों के साथ वो संपत्ति अर्जित की गई होगी, वो अकूत संपत्ति। ये ध्यान दिया कीजिए अपने इर्द गिर्द भी, चाहे जो आपकी पार्टी का भी नेता हो तो उस पर भी जरा ध्यान दिया कीजिए कि अचानक उसके पास लाखों करोड़ों रुपए कहां से आ गए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट ने जो आंकड़ा जारी किया है कि 11% की ग्रोथ, वो 11% ज्यादा वॉल्यूम वो 2019-20 में वो हैंडल किया, मतलब वहां से जो आने जाने वाला है। तेलंगाना से दो अच्छी खबरें हैं। एक तो ये कि 3 एनआईटी वारंगल के बच्चों ने एक पोर्टल बनाया है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो क्या है, पिक माई क्लॉथ। और इसमें क्या है, ये राम कल्याण को फाउंडर हैं, उन्होंने बताया कि 700 बुनकर लिस्टेड हैं, सूचीबद्ध हैं इस पे, देश के अलग अलग हिस्सों से। वो अच्छा है कि इस तरह की गतिविधियां देश के हर हिस्से में हो। स्टार्टअप कह सकते हैं, जो स्थानीय लोग हैं, आत्मनिर्भर भारत कह सकते हैं, वोकल फॉर लोकल कह सकते हैं, तकनीक का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। और एक और खबर तेलंगाना से ही है, हैदराबाद से। वेंकट वेट्टी ये वर्ल्ड बैंक के कंसल्टेंट थे, हैदराबाद में ही थे। इन्होंने विश्व बैंक के सलाहकार की नौकरी छोड़ी और अभी क्या कर रहे हैं, अब ये किसान बन गए हैं और जो जैविक खेती है उसको करते हैं और सीधे कंज्यूमर को दे रहे हैं। 2011 में इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की और अभी 2016 से वो सीधे किसानों को उत्पाद बेचते हैं। खबर जम्मू कश्मीर से। 3 आतंकवादियों को
जम्मू कश्मीर में पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने मार गिराया है। हिजबुल मुजाहिदीन के हैं ये सज्जाद अहमद मल्ला, जुनैद राशिद वानी और वसीम अहमद मागरे। ये अल बद्र से जुड़े हुए हैं और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए हैं। लेकिन एक दुखद खबर भी है, गांदरबल में भाजपा नेता के ऊपर आतंकवादियों ने हमला किया। हालांकि उनके सुरक्षाकर्मी ने नेता को बचा लिया, भाजपा नेता को, लेकिन अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये हर दूसरे चौथे खबर आती है और मैं इसीलिए कहता हूं बहुत जरूरी है कि जो लोग भी आतंकवाद के खिलाफ खड़े हो रहे हैं उनकी सुरक्षा सरकार सुनिश्चित करे। हिमाचल प्रदेश अटल टनल जो शुरू हुई, जो अद्भुत उदाहरण है, भारतीय जो इंजीनियरों ने और जो कारीगरों ने वो कमाल किया है। अब इस तरह की टनल है तो लोग मस्ती में वहां से निकलने लगे, तेज रफ्तार में जाने लगे, दुर्घटनाएं होने लगी। इसलिए जो कुल्लू के डीएम हैं उन्होंने ट्रैफिक के नए नियम वो जारी किए हैं और कोई भी अगर उसका उल्लंघन करेगा तो CRPC 144 ये उसके ऊपर लागू होगा। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी इन दोनों पर बैन लगा दिया, प्रतिबंध कर दिया। 200 मीटर बिफोर साउथ पोर्टल अप टू एंड ऑफ टनल। अब जब आप ऐसी हरकतें करते हैं तो उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है। दुर्घटनाएं हो रही थी तो ये करना जरूरी था। असम से खबर है, असम में जो पूर्व DIG असम पुलिस के PK दत्ता, वो SI एग्जाम पेपर लीक मामले में आरोपी थे और अभी 6 दिन की CID कस्टडी में भेजे गए हैं गुवाहाटी में। ऐसी खबरें जरूर देखनी चाहिए। ये लोग एक तरह से ना पूरा तंत्र खत्म करते हैं। आप IAS IPS होते हैं, पेपर लीक कराते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करते हैं। ऐसे लोगों को सजा जरूर मिलनी चाहिए, कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो उदाहरण बने। कैबिनेट ने आज ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी, स्वीकृति दी है 8,575 करोड़। पीयूष गोयल ने बताया कि मास ट्रांजिट सिस्टम के लिए बहुत जबरदस्त काम करेगा। 16.6 किलोमीटर लंबा है, 12 स्टेशन होंगे, तो ये अच्छी बात है। ऐसी जितनी कनेक्टिविटी हो वो बहुत अच्छा है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने आज रिव्यू मीटिंग की। किस बात की? ओलंपिक में, टोक्यो में जो ओलंपिक होने वाला है उसमें भारतीय खिलाड़ी अच्छा कर पाए, कितना बेहतर कर पाए, इसके लिए समीक्षा बैठक हुई। और अब बात चाइनीज वायरस की। 67 लाख से ज्यादा मामले भारत में हो चुके हैं संक्रमण के। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो 2 हफ्ते से चल रहा है वो लगातार बना हुआ है। 9 लाख से ज्यादा ही अब संक्रमित हैं, 10 लाख के ऊपर नहीं जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 57,50,000 से ज्यादा ठीक हो चुके हैं। और महाराष्ट्र अगर उसमें बड़ा हिस्सा ना होता तो शायद स्थिति और बेहतर होती। वहां अभी भी हालात बहुत अच्छे नहीं हुए हैं। 14,65,000 से ज्यादा महाराष्ट्र में ही कुल संक्रमित हुए, जिसमें अभी भी 2.5 लाख संक्रमित हैं। यानी 9 लाख जो कुल संक्रमित देश में हैं अभी, उसमें 2.5 लाख महाराष्ट्र से हैं और उस 2.5 लाख में से भी बहुत ज्यादा बड़ी संख्या वो मुंबई की है। 38,000 से ज्यादा जाने मुंबई से गई हैं। देश भर में 1 लाख से ज्यादा है, मुंबई में अकेले, महाराष्ट्र में गई 38,000 से ज्यादा, 9,000 मुंबई। और अगर हम देखें कि 24 घंटों का क्या है तो 24 घंटे में रिकवरी रेट 85% के ऊपर चला गया है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 82,203 लोग ठीक होकर घर चले गए और नए जो मामले आए वो 72,049 हैं। ये बहुत अच्छी खबर है, बेहद अच्छी खबर है। हम उम्मीद करते हैं धीरे धीरे इसका असर हमें दिखेगा। सिनेमा हॉल खुल रहे हैं, मॉल खुल रहे हैं, मल्टीप्लेक्स खुल रहे हैं, ट्रेनें चल रही। आज फिर रेलवे ने 39 जोड़ी नई ट्रेनों को चलाने की इजाजत दे दी है। हवाई यात्री तो लगभग प्री कोविड लेवल पर पहुंच गए हैं। रेस्टोरेंट जगह जगह खुल गए हैं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, यानी क्या क्या नियम कानून शर्तें माननी है उसके हिसाब से। इनकम टैक्स ने, जो मैंने आपको बताया था ना कि जयललिता की जो एड है शशिकला, उनकी जो संपत्तियां थी वो कहां थी वो मैंने आपको बताया था तमिलनाडु की खबर के साथ। लेकिन ये खबर जो कोडनाड और सिरुतवूर और कोडनाड, यहां 2,000 करोड़ की संपत्ति है जिसको जब्त किया गया है। एक और मामला है जो एक माइनिंग और होटल इंडस्ट्री से जुड़े कारोबारी की पटना, सासाराम और वाराणसी, यहां संपत्तियां जब्त की गई हैं। 75 लाख से ज्यादा का कैश जब्त किया है।
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी कार्रवाई की है। 74 जो कहें कि अचल संपत्तियां और 8 गाड़ियां 82 करोड़ 83 लाख की, ये एसएलओ इंडस्ट्रीज के नाम पर थी और चेन्नई और दूसरी जगहों पर। और ये मामला हुआ है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ईडी सिर्फ ऐसे ही नहीं जाता है, बैंक फ्रॉड और पीएमएलए के मामलों में भी होता है। और अब बात अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन जिसमें देश का हित जुड़ा हुआ है। तो एक तो ये कि अमेरिका की बात करें, अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने जो बयान जारी किया है, लेकिन उससे पहले ट्रंप चाइनीज वायरस से जीत कर लौट आए हैं, जो व्हाइट हाउस बता रहा है। और स्टेट डिपार्टमेंट ने वहां के कहा है जो भारत और चीन के बीच हुआ वो पूरी तरह से इट्स सडन टर्न अराउंड ग्रॉस एग्रेशन बाय चाइनीज गवर्नमेंट इन इट्स इंटायर पेरीफेरी, यानी पूरे क्षेत्र में जो चीन के इर्द गिर्द है वहां चीन की सरकार का आक्रामक व्यवहार इस तरह की स्थितियां उत्पन्न कर रहा है, भारत और चीन के संदर्भ में कहा। आज व्लादिमीर पुतिन का जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको बधाई दी, लिखा कि स्पोक टू माय फ्रेंड प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन टू ग्रीट हिम ऑन हिज बर्थडे टुडे। और उन्होंने कहा कि जो भारत और रूस के बीच में जो संबंध है, विशेष संबंध है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो हम उसको आगे बढ़ाएंगे। भारत जापान के बीच आज बात हुई। टोक्यो में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और जापानी विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु, इनके बीच में बातचीत हुई और कई जो इंडो पैसिफिक रीजन में और दूसरे जो सप्लाई चेन से जुड़े मसले हैं इस पर बातचीत हुई। इसके अलावा दोनों देशों के बीच में टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और दूसरे समझौतों को लेकर एमओयू भी हस्ताक्षर किया गया। वहीं पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और पायने, इन्होंने भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच के सामरिक, दूसरे और आर्थिक जो मसले हैं उस पर बातचीत की। और 2020 का नोबेल प्राइज मैं आपको प्रतिदिन बता रहा हूं। आज जो केमिस्ट्री में जो अवार्ड दिया गया है वो एमेनुअल कारपेंटियर और जेनिफर ए डाउडना, इनको दिया गया है। किस लिए? डेवलपमेंट ऑफ अ मेथड फॉर जीनोम एडिटिंग। और आज का दृष्टिकोण बस यहीं खत्म होता है। आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जो अपील करता हूं आप लोगों से कि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे सामाजिक परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए। इसके अलावा आप अगर चाहते हैं कि मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जुड़ें तो आप अपना नाम और कहां से हैं वो लिख के भेज दें, मैं आपको ब्रॉडकास्ट सूची में जोड़ लूंगा। लेकिन ब्रॉडकास्ट सूची में जोड़ने का मतलब ये नहीं है कि मैं उस पर व्हाट्सएप चैट करूंगा। आप उस पर मुझे जानकारी दे सकते हैं, मैं उसको देखूंगा। जरूरी होगा तो हो सकता है कि आपको जवाब दूं, लेकिन ये संभव नहीं कि सबको मैं जवाब दे पाऊं। हाँ, मैं कब लाइव हूं, कब चैनलों पर जाऊंगा, किसी अखबार में कुछ लिखा मैंने, तो वो सब भेजने के लिए ये ब्रॉडकास्ट समूह मैंने बनाया है। अगर आपको लगता है कि आपको उससे जुड़ना चाहिए तो आप मुझे जरूर भेजिएगा। इस चैनल को कभी मैं सब्सक्रिप्शन फीस के बंधन में नहीं बांधूंगा, ऐसा मैंने तय किया है, इसलिए कोई ज्वाइनिंग बटन नहीं है। लेकिन स्वैच्छिक तौर पर जो लोग आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं वो चाहें तो मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं उनको तरीका बता सकता हूं। इसके अलावा जो लोग आर्थिक सहयोग लगातार करते हैं मासिक तौर पर या अलग अलग तरीकों से, उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।